Hello students, this is Neeraj Gupta. Theory wise we have completed chapter 1. Now chapter 1 के एंड में डब्बा वालास करके एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी दी हुई है विच इज एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. हेडिंग दी गई है डब्बा वाले समन्वय के माध्यम से श्रेष्ठता, एक्सीलेंस थ्रू कोऑर्डिनेशन. शायद आपने डब्बा वालास के बारे में कभी सुना हो मुंबई में कि किस तरह से वे लोगों के घरों से टिफ़िन ले जाके जो लोग काम कर रहे हैं अपने ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, उन तक देते हैं और फिर उनका डब्बा जो है वो शाम तक होने से पहले वापस भी पहुंचा देते हैं. हजारों के हिसाब से लोग लगे हुए हैं, लाखों के पास ये डब्बा पहुंचता है और कभी देरी नहीं होती. इस बात के लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी टाइम मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला हुआ है. तो कोऑर्डिनेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है. एक्यूट इज नॉट ए गुड वर्ड, मतलब सुपर एक्सीलेंट हैं ये लोग और इतनी पुरानी संस्था है. बहुत इसके फैक्ट्स मैंने रिसर्च किए और आपकी बुक में इसके बारे में ब्रीफ में था, तो मेरा मन हुआ कि मैं इसके ऊपर कुछ पिक्चर्स के साथ आपके साथ शेयरिंग करूं ताकि आप ये डब्बा वालास के बारे में अच्छे से समझ पाएं. तो आई हैव डन रीजनेबल एफर्ट्स. आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा और इस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि जीवन में हम भी एक बड़े बिजनेसमैन बने और एक कोई बड़ा मुकाम हासिल करें, कुछ ऐसा जिसको दुनिया देखती रह जाए. ये इसी तरह का एक कंसेप्ट है. पिक्चर देख के शायद आप पहचान गए होंगे, वैसे तो शायद आप सुन के ही पहचान गए होंगे. तो ये इस तरह से डब्बे कलेक्ट करके घरों से फ्रेश फूड लोगों तक पहुंचाते हैं. इसके ऊपर एक फिल्म भी मैंने देखी थी डब्बा वालास के कंसेप्ट पर. वैसे वो फिल्म डब्बा वालास के कंसेप्ट पर भी थी और बीच में उन्होंने एक स्टोरी भी नेचुरली इंटीग्रेट की हुई थी, क्योंकि अगर ओनली डब्बा वालास के ऊपर मूवी बनाए तो शायद लोग उसको एक डॉक्यूमेंट्री की तरह ही लेंगे. तो इट वॉज ए गुड मूवी. अगर आप रियली डब्बा वालास के बारे में आपको ये वीडियो देख के इंस्पिरेशन मिले या वैसे ही आप सोचें कि मैं समझना चाहता हूँ, तो आप ये लंच बॉक्स करके एक मूवी थी, इसको देखिएगा. बहुत अच्छी मूवी भी थी. कंसेप्ट ये है कि ये लोग पहले डब्बे, साइकिल, देखिए साइकिल का यूज़ इन्होंने इसलिए किया, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है. अभी बाद में आपको पता चलेगा कि ये 1800 में, आगे जाके एक बार देखिए हूँ, 1896 आई थिंक है ये स्टार्टिंग पॉइंट. हाँ, दे स्टार्टेड इन 1880, 1880 में इन्होंने शुरू किया. ज़बरदस्त है. उस ज़माने में नेचुरली ना तो कोई फास्ट कार्स थी ना इतने सिस्टम्स थे. इन्होंने अपनी कॉस्ट को सबसे कम रखा है. यही रीज़न है, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, कि जस्ट 200 रुपीज़ पर मंथ पे ये सर्विस दे पाते हैं. वो बात अलग है कि जो इसमें एंगेज्ड हैं वर्कर्स, वो भी 5000 लोग इसमें एक तरह से जुड़े हुए हैं. जो मेरे को स्टैटिस्टिक्स मिली, हो सकता है कि ये फिगर थोड़ी सी डिफरेंट हो, क्योंकि मैंने नेट पे एक रीजनेबल रिसर्च किया. मैंने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया, क्योंकि मेरे को था कि आपको एक हिंट देना है कि ये फंक्शनिंग कैसे है. तो डब्बा वालास क्या करते हैं कि घरों से फ्रेश फूड लेते हैं. इससे थोड़ा सा लेडीज़ को भी कंफर्ट मिल जाता है कि सुबेरे सुबेरे अगर उनके हस्बैंड जॉब पे निकल रहे हैं तो उस समय तक उनको खाना नहीं देना. ट्रेन्स में थोड़ी भीड़ भी होती है, तो उनके लिए ये कन्वीनियंट रहता है कि हाथ में वो लंच बॉक्स लेके उनको चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं रहती है. तो ये डब्बा वालास क्या करते हैं कि दिन के समय लेडीज़ से उनके घर में से फ्रेश फूड ले लेते हैं और उनको जाके लंच टाइम से पहले 1 बजे या 1:30 बजे से पहले रिस्पेक्टिवली डिलीवर कर देते हैं और उसके बाद उनका डब्बा शाम से पहले घर भी पहुंचा देते हैं. और जैसा कि मैंने कहा, इंटरनेट पे जो मैंने रिसर्च किया उसके अनुसार सिर्फ 200 रुपये पर मंथ का ये सर्विस चार्ज ले रहे हैं. टू लेस. बट कितना, आप देखिए 1880 कब आया था, अभी उस बात को कितना 125 से ज़्यादा साल हो गए हैं और ये सक्सेसफुली आज तक चल रहा है और अब पूरा वर्ल्ड इस कंसेप्ट के ऊपर स्टडी कर रहा है. और मज़े की बात ये है कि कंसेप्ट अभी तक जितना मेरा ज्ञान है उसके आधार पर मुंबई के अलावा किसी और शहर में इंट्रोड्यूस भी नहीं हो पाया. बस वहीं के लोग हैं जो इसको चला रहे हैं. कुछ उनको लोकल ट्रेन्स का सपोर्ट मिल रहा है जो कि इकोनॉमिकली हैं, फास्ट हैं, तो ये टाइम से उस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं. तो सिस्टम यही है कि साइकिलों को यूज़ करके ये लोग डब्बे कलेक्ट करते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद फिर नेचुरली डब्बे इकट्ठे होते हैं. डब्बे इकट्ठे होने के बाद फिर ये रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और रेलवे स्टेशन पे जिस डब्बे को जिस सब सिटी में जाना है, अब बॉम्बे भी तो बहुत बड़ा है ना, तो जिस डब्बे को जहां पहुंचना है उसके हिसाब से ये क्लासीफाई होके ट्रेन्स में चढ़ा दिए जाते हैं. और उससे पहले इनके अंदर एक कोडिंग सिस्टम भी है. नेट के ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में मुझे मिला एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, कि जैसे डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है VLPE39EX12, तो हर चीज़ का मतलब है. 12 का मतलब 12th फ्लोर है, ES का मतलब टावर का नाम है, जैसे एक्सप्रेस टावर है ना. VLP जैसे जगह का नाम हो गया, विले पार्ले. तो इस तरह से इन्होंने हर चीज़ का बना रखा है.
3 नंबर इनका कोड फॉर डेस्टिनेशन स्टेशन है। ई का मतलब कोड फॉर डब्बा वाला रेजिडेंशियल स्टेशन। भाई किस स्टेशन से डब्बा चढ़ेगा, किस स्टेशन पे उतरेगा, दोनों के कोड डले हुए हैं। देखिए कितना स्मार्ट वे में, और ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है। आज की तारीख में तो आप देखते हैं ना, प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड लगी होती है, उससे वो एक मशीन से वो लाइट सी डालते हैं जब हम कुछ शॉपिंग करते हैं। तो ये तो 1880 कितना सैकड़ों साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। यही तो इसमें हैरान कर देने वाली बात है, और इतने लोग इसमें काम कर रहे हैं। मजे की बात ये है, अब देखिए कि जो घर से डब्बा उठाएगा वो व्यक्ति अलग होगा, जो उसको स्टेशन तक पहुंचाएगा वो अलग है। स्टेशन पर क्लासिफिकेशन कोई और कर रहा है। जो मैंने स्टडी किया उसके हिसाब से ट्रेन में डब्बों के साथ ट्रैवल करते हुए जाते हैं, फिर उसको वहां उतारते हैं, फिर कोई उन डब्बों को लेके जो है आगे, जिसको अच्छा जो घर से उठा रहा है उसको उस इलाके की पूरी नॉलेज होती है, ताकि अगर उनके पास कोई एड्रेस आए तो वो उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जिसको उस इलाके की पूरी नॉलेज है, तो वहां से वो इजीली डब्बे उठा लेगा। इसी तरह से स्टेशन पर क्लासिफाई होने के बाद डिफरेंट टावर्स में जो डब्बे जा रहे हैं उसके लिए भी उस व्यक्ति को चुना जाता है जिनको वहां की रिस्पेक्टिव नॉलेज है, तो वो उन डब्बों को कोड के हिसाब से जाकर डिलीवर करके आता है। दैट इज देयर मैकेनिज्म। यानी एक तरह से पहले क्लासिफिकेशन होकर ये चढ़ गए, चढ़ के फिर उतरेंगे रिस्पेक्टिव स्टेशन पे, वहां पर अलग व्यक्ति उसको जाकर डिलीवर करके आएगा, फिर वही उसको वापस लेके आएगा, और फिर से सेम वे में ये उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से कलेक्ट हुए हैं उसी प्रोसेस से ये वापस जाएंगे। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो फैक्ट्स हैं इसके वो थोड़े से पढ़ने वाले हैं कि 1880 में ये शुरू हुई, टिफ़िन बॉक्स सप्लायर्स एसोसिएशन, डब्बा वाला इनको फेमसली बोलते हैं, और चैरिटेबल ट्रस्ट इनकी रजिस्टर हुई 1956 में। लिटरेसी, एवरेज लिटरेसी रेट सिर्फ 8th ग्रेड स्कूलिंग है, 8वीं तक के पढ़े हुए लोग इसमें होते हैं। 60 किलोमीटर ये लोग कवर करते हैं, 5000 एम्प्लॉयज़ इसमें काम कर रहे हैं, और 2 लाख टिफ़िन बॉक्सेस को ये डील करते हैं, यानी कि 4 लाख ट्रांजेक्शन्स एवरी डे। अमेजिंग, 2 लाख डब्बे उठाते हैं ये एक दिन में। कितना ह्यूज स्केल पे इन लोगों की वर्किंग है। और एरर रेट देखिए, जो सबसे बड़ी बात जिसके पीछे इनको मतलब अवार्ड्स मिलते हैं, और जो अमेजिंग फैक्ट है वो ये है कि इनका एरर रेट 16 मिलियन ट्रांजैक्शंस में 1 है, यानी गलती होती ही नहीं, एरर फ्री है। इसीलिए इसको 6 सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, 6 सिग्मा परफॉर्मेंस, कि 99.99999 ये लोग करेक्ट है। टेक्नोलॉजी बैकअप कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा, कोई इनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, कोई इनके पास सैटेलाइट फ़ोन्स को ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिंपल इनकी पुरानी टेक्नोलॉजी है, साइकिल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठेलों को यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपने देखे जो ये लकड़ी के ठेले हैं पुराने ज़माने में चला करते थे, उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं आज भी, और साइकिल से कलेक्ट करके ये लोग फिर उसके बाद लोकल ट्रेन्स को यूज़ करके ये लोग जो है वो डिलीवरी कर देते हैं। तो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 200 रुपये महीना ये लोग चार्ज कर रहे हैं, एंड इट इज़ स्टैंडर्ड प्राइस फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव द वेट, डिस्टेंस एंड स्पेस। और 50 करोड़ की टर्नओवर ये इससे भी जनरेट कर देते हैं। ट्रांजैक्शंस इतनी है ना, 2 लाख लोगों को अगर ये डील कर रहे हैं, 200 रुपये महीना भी चार्ज करें तो 4 करोड़ रुपये महीना आता है, पूरे साल का करीब 48 करोड़, यानी 50 करोड़ के आसपास की टर्नओवर। आप सोच के देखिए सर, एक क्या सिर्फ ये एक डिब्बा डिलीवर कर रहे हैं। मेन चीज़ होती है टर्नओवर। इससे सीख लीजिए आप सभी स्टूडेंट, ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस से आप बच नहीं सकते। चाहे आप किसी बिजनेसमैन के अंडर जॉब करेंगे या एक खुद बिजनेसमैन बनेंगे, 2 ही बातें हैं। यहाँ पर अंबानी की मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी अच्छी है। धीरू भाई अंबानी, अगर मैं गलत नहीं, उनकी स्टेटमेंट है कि अगर आपने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं की, जब आपकी स्टेज पे होते हैं, आज आप 12th में हैं, यंग हैं, इस स्टेज पर हर कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की सोचता है, यानी आपके अंदर आज सपने होंगे, जरूर होंगे। तो अगर आपने अपने सपने पूरे करने की कोशिश नहीं की तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए एम्प्लॉय करेगा। यानी अगर आपने अपने सपने पूरे नहीं किए तो आप किसी दूसरे के सपने पूरे करेंगे। चलिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं। अगर हर आदमी अपने ही सपने पूरे करेगा तो आखिर बिजनेसमैन को एम्प्लॉयज़ कहाँ से मिलेंगे, ये भी ठीक है। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर काम करते हैं तो आप ये देखिए कि कितनी हाई टर्नओवर इसने जनरेट की है, कितनी हाई। तो हमेशा कोई ऐसा काम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए भाई, या तो सिलेक्टेड बनिए। अब जैसे मर्सिडीज़ है, थोड़ी सी बिकती है लेकिन एक सेल में ही इतना टर्नओवर जनरेट कर लेती है कि छोटी 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ बिकें तब जाके वो बात बने। तो या तो कुछ ऐसा काम कीजिए। आईफोन है, एक ही फ़ोन बिकता है आज मार्केट में, 4000 5000 के भी फ़ोन है, लेकिन आईफोन आज भी 50-60 हज़ार में आराम से बिकता है। तो या तो बनिए आईफोन, मर्सिडीज़ या इस तरह की बड़ी चीज़, या फिर टर्नओवर के पीछे भागिए कि मासेस, इंडिया में स्पेशली हम बात कर रहे हैं।
अभी हम फिलहाल बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस इंडिया के एंगल से पढ़ रहे हैं, इंडिया में है मासेस, तो हमें ये देखना है कि किस तरह से हम कुछ ऐसा डेवलप करें जो मासेस तक पहुंच सके। ये कोशिश, ये सोच हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हम इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन तक पहुंच सके। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ी ह्यूज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होंगे। और ये इंस्पिरेशन हमें मिलती है डब्बा वालास के साथ। कभी आप जब अभी तो 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और भी सब्जेक्ट्स देखने हैं, ये तो जस्ट आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक है, बट 12th के बाद अगर फ्री हो, थोड़ा टाइम हो, तो इस कंसेप्ट को लिख के रख लीजिएगा। कभी ना कभी ये डब्बा वालास को पूरा डीप रिसर्च कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस तरह के सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल से। कुछ अचीवमेंट्स की अगर हम इनकी बात करें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका बेस्ट टाइम मैनेजमेंट में, दैट्स व्हाई दे हैव ए नेम इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड दे आर आल्सो रजिस्टर्ड विद रिप्लेस बिलीव इट और नॉट। एक्चुअली इसको विश्वास करना तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है कि इतने डब्बे इतनी दूर दूर अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग घरों से, सब टाइम से पहुंच जाते हैं और गलती भी नहीं होती। हैरानी बात तो है, बिलीव इट और नॉट, मैं भी इस तरह से हैरानी करता हूँ। मैंने फिल्म में भी देखा, सुना भी था, अभी आज नेट पे भी रिसर्च किया आपको पढ़ाने के चक्कर में। अच्छा, तो मैं हैरान हूँ कि इनका इतना ज़बरदस्त एक्यूरेसी रेट, 1 एरर इन 16 मिलियन ट्रांजैक्शंस। ओ माय गॉड, अमेजिंग। अगर ऐसा हम कुछ कर पाएँ। अब देखो, मैं एक एग्जांपल आपको इस पे दूंगा जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि एयरलाइंस चला रही हैं, उनमें अगर आप देखें तो इंडिगो, मैंने बहुत फ्लाई किया इंडिगो से, लोकल मूवमेंट्स ही की हैं विद इन इंडिया। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि मोर और लेस इंडिगो टाइम से ही उड़ती है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी छोटे एयरपोर्ट पर होते हो जहाँ पर दिल्ली से फ्लाइट आ रही होती है, बेसिकली मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, तो वो फ्लाइट लेट होती है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन ये लोग जो उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट से डिपार्चर टाइम है उसको मैनेज कर देते हैं। अब दिल्ली तो बड़ा एयरपोर्ट है, समटाइम उनके अपने हाथ में भी नहीं होता होगा, माना उनको अगर परमिशन ही नहीं मिल रही तो वो कैसे फ्लाई करेंगे, लेकिन सम हाउ दे आर क्विक, मोर और लेस वो हमेशा अपना टाइम मैनेज करते हैं। मुझे इंडिगो ने कोई पैसे नहीं दिए ये सब बोलने के लिए, लेकिन मैंने क्योंकि इंडिगो से फ्लाई किया और मैंने हमेशा देखा टाइम मैनेजमेंट इट्स सो इंपॉर्टेंट। हम कंज्यूमर के टाइम का ध्यान नहीं रखते। बहुत सारी कंपनीज हैं परवाही नहीं करती, बिल टाइम से नहीं भेजा, सर्विस टाइम से नहीं दी, प्रोडक्ट टाइम से डिलीवर नहीं हुआ, फ़ोन कर रहा कोई सुन नहीं रहा, पूछ नहीं रहा। अगर आपने कस्टमर को बोला है 24 घंटे में आपको सर्विस देंगे, 24 घंटे के अंदर सर्विस दो, नहीं दे सकते एक्सेप्शनली उसको फ़ोन करो, इंटीमेट करो, ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, एसएमएस करो कि हम तुमको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, वी आर सॉरी फॉर द डिले एंड वील डिलीवर द प्रोडक्ट और द सर्विस विद इन द नेक्स्ट सो मेनी नंबर ऑफ आवर्स। अगर आप एक बड़े सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो बेटा, हमेशा मेरी बात याद रखना, समय की कीमत हमेशा ध्यान रखना। कंज्यूमर इस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट होता है कि आपने उसको जो कहा वो पूरा किया, जितने समय में जो वादा किया वो पूरा किया। कितनी ऐसी कंपनीज हैं, मैंने उनके साथ सॉफ्टवेयर्स बनवाए। ये ऑनलाइन एजुकेशन को इतना आसान नहीं है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको डेवलप करने में मैंने लैक्स ऑफ रुपीज़ एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर्स बर्बाद किए हैं, तब मुझे जाके ढंग से समझ में आया, कोई बताने के लिए नहीं ढंग से, कि ये वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे इसको कन्वीनियंटली यूट्यूब पे डालें, कन्वर्ट कैसे करें, रिकॉर्डिंग में इतना बड़ा साइज़। तो मैं एग्जाम्पल आज नोट कर रहा हूँ, मैंने आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल दिया इंडिगोस का, नेगेटिव वाले का मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इट इज़ नॉट गुड। लेकिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको एक सॉफ्टवेयर बना के देंगे इंक्रिप्शन का। आप बिलीव करेंगे, उन्होंने मेरे से आधे पेमेंट ले लिया ये कह के कि 10 दिन के अंदर हम आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। दे डिलीवर्ड मी इन 4 months। 10 दिन के बाद मैंने उसको फ़ोन करना शुरू किया। आफ्टर एवरी टाइम दे यूज टू से इट विल बी कंप्लीटेड इन एन आवर, इट विल बी कंप्लीटेड इन ए डे, इट विल बी कंप्लीटेड इन ए वीक। बट 4 महीने उन्होंने लगाया और उसके बाद भी उनका सुपर फ्लॉप प्रोडक्ट था, सुपर फ्लॉप सॉफ्टवेयर था। मेरे 4 महीने उन्होंने कीमती बर्बाद किए। मैंने कितनी उन लोगों के साथ मीटिंग्स की, कभी उनको अपने ऑफिस बुलाया, कभी मैं उनके ऑफिस गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। और मैंने उसी दिन सोच लिया कि अब इस कंपनी के साथ ज़िंदगी में ना किसी को रिकमेंड करूँगा, ना कभी कोई और डील करूँगा। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे आप एम्प्लॉय बने या एक कंपनी के मालिक बने, हमेशा याद रखिए अपनी बात की कीमत होनी चाहिए। अब डब्बा वालास में यही चीज़ सीखने को मिलती है। इन लोगों ने ये कहा है कि हम आपका इस टाइम के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, सो देयर एक्यूरेसी इज एक्सेप्शनल। और यही रीज़न है कि ये लोग इतने सक्सेसफुल हैं और हजारों परिवार जो है इससे जुड़े हैं और लाखों लोग इससे उनकी सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। ऐसा कोई महान काम एक बिजनेसमैन होके भी आप कर सकते हैं, तो ये एक लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दीज पीपल। और मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं और अल्टीमेटली आपने कॉमर्स में ही जाना है, बिजनेस लाइन में ही जाना है, चाहे जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल के रूप में जाएं, बिजनेसमैन के चाहे एम्प्लॉय के रूप में जाएं,
तो हमेशा याद रखिएगा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि अपने वर्ड्स को, जो आप स्टेटमेंट देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, उसको पूरा कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो मत कीजिए। अगर आप कम अमाउंट में नहीं कर सकते तो क्लियरली बोल दीजिए कि ये चीज़ कम अमाउंट में नहीं होगी, लेकिन जो कमिटमेंट हो वो कमिटमेंट पूरी हो। कई बार आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, फिर भी सामने वाला डिससेटिस्फाइड रहता है, वो एक्सेप्शनल है। 100 में से 1 या 2 लोग कभी कभी नाराज हो भी सकते हैं इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स, बट ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट इन योर स्टेटमेंट्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So punctuality and time management are on the top of the agenda for the डब्बा वाला। समय की पाबंदी और समय प्रबंधन डब्बा वालों की कार्यसूची में सर्वोच्च स्थान पर है। पंचुअलिटी, यही तो बात है जिसके लिए उनको अवार्ड मिल रहा है। डब्बा तो कोई भी दे आएगा, बट टाइम में से दे के आते हैं, डेली दे के आते हैं। मैं ऐसा पढ़ रहा था कि कितनी भी बैड वेदर कंडीशंस हों, दे डिलीवर इट इन टाइम। पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। उनके अंदर इतना जज्बा है कि टाइम से उन्होंने देना हो, परिस्थिति कैसी भी हो। डब्बा वाला कुछ मिनट की देरी भी नहीं करते, नहीं करते। ये लिखा है सब जगह कि कितनी भी परिस्थितियां खराब हों, बैड वेदर। मुंबई के अंदर तो आपको पता ही है बैड वेदर की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, बट दे पीपल आर सो एक्यूरेट as per the internet informations, as per the movie I have seen, as per the I can say the praises I have heard। जितना मेरे को ज्ञान है, नेचुरली मैंने मुंबई में कभी रहा नहीं, इसको एक्चुअल फील किया नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, सुना और स्टडी किया, उसके आधार पर मैं इतने कह सकता हूँ, ग्रेट। ऐसा ही एक ग्रेट काम हर आदमी अगर अपने जीवन में करे तो क्या बात हो। ठीक है, चलो ये वीडियो इतनी ही। अब नेक्स्ट वीडियो से हम हॉट्स के क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।